हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड। बीएससी पार्ट थर्ड, बीएससी पार्ट थर्ड की बुक मैथमेटिक्स। बीएससी पार्ट थर्ड की बुक मैथमेटिक्स। बीएससी पार्ट थर्ड में मैथमेटिक्स में आपको 3 पेपर शामिल किए गए हैं। पहले पेपर का नाम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, जिसको हिंदी में अमूर्त बीजगणित कहा जाता है। दूसरे पेपर का नाम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जिसको सम्मिश्र विश्लेषण कहा जाता है। और तीसरा पेपर मैकेनिक्स है। और ये मैकेनिक्स वाला पेपर 2 बुक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स। डायनेमिक्स का मतलब गति विज्ञान और स्टैटिक्स का मतलब स्थिति विज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी है क्लास। आप एक बार हमारे इस क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। यह क्लास हमारे बीएससी के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी क्या है, यूजफुल है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड की मैथमेटिक्स के अंदर 3 पेपर शामिल किए गए हैं। पहला पेपर कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको हिंदी में कहा जाता है अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित। दूसरा पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सम्मिश्र विश्लेषण। क्या कहा जाता है? सम्मिश्र विश्लेषण। और तीसरा पेपर शामिल किया गया है मैकेनिक्स। और इस पेपर को 2 बुक्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड। एक बुक का नाम है डायनेमिक्स और एक बुक का नाम है स्टैटिक्स। डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान, डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान और स्टैटिक्स यानी कि स्थिति विज्ञान। ये आपके बीएससी पार्ट थर्ड की मैथमेटिक्स के 3 पेपर हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैकेनिक्स। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को अमूर्त बीजगणित, सम्मिश्र विश्लेषण, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान। एक बार मैं आपको इन सभी की बुक दिखा देता हूं। ये जो फर्स्ट बुक आपको दिखाई दे रही है, ये बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अमूर्त बीजगणित। ये जो दूसरी बुक आपको दिखाई दे रही है, ये बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इस बुक का नाम है सम्मिश्र विश्लेषण। ये तीसरी बुक आपको जो दिखाई दे रही है, उसका नाम है डायनेमिक्स, और इसको हिंदी में कहा जाता है गति विज्ञान। और ये जो फोर्थ बुक है, इसका नाम है स्टैटिक्स, और इसको कहा जाता है स्थिति विज्ञान। तो बीएससी पार्ट थर्ड के मैथमेटिक्स के अंदर ये 3 पेपर शामिल किए गए हैं। आज से हम इस क्लास के अंदर बीएससी पार्ट थर्ड की बुक मैथमेटिक्स की शुरू करने जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। कुछ ही समय में आपके एग्जाम आने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पूरा करने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवाएं, और कौन सी बुक करवाएं, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। तो एक बार आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज से हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या अमूर्त बीजगणित बुक या ये पेपर 5 यूनिट्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये पेपर डिवाइड किया गया है कितने यूनिट्स के अंदर, 5 यूनिट्स के अंदर।
ये पेपर कितने यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है? 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और इस यूनिट फर्स्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है ग्रुप, जिसको हिंदी में भी क्या कहते हैं? ग्रुप। इसका पहला टॉपिक है ग्रुप। ये ग्रुप टॉपिक इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए इतना महत्वपूर्ण है, यदि आपको ग्रुप टॉपिक आता है तो आपको ये पांचों यूनिट समझने में बहुत ही क्या होगी? आसानी होगी। और अगर आपने इस ग्रुप टॉपिक को समझा नहीं और आपने इसको रट के रखा हुआ है, तो आपको पहली यूनिट के साथ साथ बची हुई चारों यूनिटों को समझने में भी दिक्कत होगी। तो आप सबसे पहले ध्यान दें ग्रुप के ऊपर। ये ग्रुप टॉपिक इस किताब के लिए और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? ग्रुप। तो हम हमारी क्लास शुरू कर रहे हैं कहां से? ग्रुप से। ग्रुप सबसे पहले हम ग्रुप की क्या देखते हैं? डेफिनेशन। सबसे पहले ग्रुप के देखते हैं डेफिनेशन। तो ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, then the algebraic structure, then the algebraic structure G star is called group if it satisfy follow, if it satisfies 3 axioms, let G be a non empty set। यानी कि आपको सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा और उस नॉन एम्प्टी सेट को क्या बोलना होगा? G। उसके बाद आपको एक बाइनरी क्या लेना होगा? ऑपरेशन, और उसको किससे दर्शाना होगा? G से। फिर आपको एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनानी होगी, यानी कि G को और स्टार को किसके अंदर लिखना होगा? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाएगी? ग्रुप। क्या कहलाएगी? ग्रुप। यदि ये 3 एक्सिम्स को क्या करेगी? संतुष्ट करेगी, या फिर क्या करेगी? फॉलो करेगी, या फिर क्या करेगी? सेटिस्फाई। और वो 3 एक्सिम्स कौन कौन से हैं? पहला एक्सिम्स है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है साहचर्यता। क्या कहा जाता है? साहचर्यता। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हिंदी में कहा जाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व। इसको तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यानी कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन तीनों को फॉलो करता है तब तो वो ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो एक बार इसको बिना डेफिनेशन के नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी ग्रुप if it satisfy 3 axioms. First axiom is associativity, second axiom is existence of identity element, and third axiom is existence of inverse element. तो देखते हैं कि पहली बात तो सेट क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो एक एक करते हुए सबको समझने की क्या करते हैं? कोशिश। एक एक करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि सबसे पहले आप एक नॉन एम्प्टी सेट लो।
सबसे पहले आप क्या लो, नॉन एम्प्टी सेट। आपको एक लेना होगा अरिक्त समुच्चय। आपको एक क्या लेना होगा, अरिक्त समुच्चय। तो अब बात आती है कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय होता है वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय। समुच्चय की जो वीडियो है वो पहले मैं बना चुका हूं। तो आप अगर किसी को सेट की डेफिनेशन या समुच्चय की डेफिनेशन नहीं आती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लें, वहां पे आपको किसकी डेफिनेशन मिलेगी, सेट की। जैसे कि मान लो आपके पास 5 अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ए ई आई ओ यू, और इनको इस प्रकार से करली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है समुच्चय। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फाबेट के किसी ना किसी लेटर से क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट। तो यहां पे हम इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। और जी से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्रुप। इसीलिए हम, हालांकि एक्स से, वाई से, जेड से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परंतु हम ग्रुप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए इस नॉन एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। यहां पे नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब इस सेट के अंदर अवयव तो होने ही चाहिए, भले ही एक अवयव रहे लेकिन अवयव तो होने ही चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट होगा तो फिर आगे हम ऑपरेशंस किस एलिमेंट्स के ऊपर लगाएंगे, इसीलिए सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि सबसे पहले आप एक नॉन एम्प्टी क्या लो, सेट, और उस सेट को बोलो जी। तो आपको सबसे पहले लेना है एक नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक नॉन एम्प्टी सेट, और उसको क्या बोलना है, जी। फिर आपको लेना है एक बाइनरी ऑपरेशन। क्या लेना है, बाइनरी ऑपरेशन। और इस बाइनरी ऑपरेशन को दर्शाना किससे है, स्टार से। इस बाइनरी ऑपरेशन को हिंदी में कहा जाता है द्विचर संक्रिया। क्या कहा जाता है, द्विचर संक्रिया। और उसको दर्शाना किससे है, स्टार से। अब बात आती है कि ये बाइनरी ऑपरेशन से आखिर मतलब क्या है, द्विचर संक्रिया आखिर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले एक बार के लिए हम बाइनरी ऑपरेशन समझते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, यही पता नहीं चलेगा तो आप एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा बुक को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन आखिर होता क्या है। जैसे कि मान लो आपके पास है 2 और आपके पास है 3। अगर मैं इन दोनों को एक बार के लिए ऐड करूं तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। यानी कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक 2 और एक 3। तो दो नंबर होने या दो एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, बाइनरी। बाइनरी मतलब दो चर। हमारे पास कितने चर हैं, दो। द्विचर, एक चर ये रहा और एक चर ये रहा। तो यूनरी का मतलब एक चर, बाइनरी का मतलब कितने चर, दो चर। तो ऐसा ऑपरेशन जो कितने चरों पे कार्य करता है, दो चरों पे। पहली बात तो वो ऑपरेशन क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि मान लो मैंने 4 को और 5 को क्या किया, मल्टीप्लाई। तो 4 और 5 कितने चर हो गए, दो, और इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाया, मल्टीप्लाई का। तो कितने आए, 20। कितने आए, 20। तो ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। अब एक और समझ लेते हैं, जैसे कि 3 - 2 किया, तो दो चरों के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, माइनस का। तो कितना आ रहा है, 1। तो ये प्लस, ये मल्टीप्लाई, ये माइनस और ये डिवाइड, ये सभी कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये सभी क्या कहलाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसको दो एलिमेंट्स के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है, वो क्या कहलाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। अब इन बाइनरी ऑपरेशन को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया। इस बाइनरी ऑपरेशन को तो हमने क्या बोल दिया, एडिशन। इस बाइनरी ऑपरेशन को हमने क्या बोल दिया, मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने क्या बोल दिया, सब्ट्रैक्शन। और इसको क्या बोल दिया, डिवाइड। तो हालांकि ये बाइनरी ऑपरेशंस ही हैं, परंतु हमने इनको पर्टिकुलर नेम दे दिया। किसी को प्लस बोल दिया, किसी को माइनस, किसी को मल्टीप्लाई और किसी को डिवाइड, परंतु ये सभी हैं क्या, बाइनरी ऑपरेशन। अब हमने यहां पे भी एक बाइनरी ऑपरेशन ही लेना होता है। अब वो बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है प्लस का
हो सकता है मल्टीप्लाई का हो सकता है माइनस का हो सकता है डिवाइड का हो, या फिर हो सकता है कि इन चार के अलावा हो। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने चार बाइनरी ऑपरेशन ये पढ़े हैं तो बाइनरी ऑपरेशन चार ही हैं। बाइनरी ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, परंतु हमने पढ़े कॉमन कितने हैं? चार। तो इस अलजेब्रा या इस ग्रुप के अंदर हम और भी बाइनरी ऑपरेशंस देखने वाले हैं, और वो वर्क कैसे करते हैं ये भी देखने वाले हैं। तो आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। तो बुक वाला बोलता है कि आपको एक नॉन एम्प्टी क्या लेना है? सेट लेना है, और एक क्या लेना है? बाइनरी ऑपरेशन। इन दोनों को पकड़ के, इन दोनों को पकड़ के इस प्रकार से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या कर देना है? इकट्ठा। इन दोनों को पकड़ो और किसके अंदर इकट्ठा कर दो? इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। और इस प्रकार स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना कहलाता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय पद्धति। क्या बोलते हैं? बीजीय पद। सिर्फ लिखना, इन दोनों को इस प्रकार से स्मॉल ब्रैकेट में लिखना ही क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बस अब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये मेरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर ये ग्रुप कहलाएगी। ये मेरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? ग्रुप। तो पहली बात, जी को ग्रुप नहीं बोलते। जी तो एक सेट होता है, और ना ही बाइनरी ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? ग्रुप। ना जी को ग्रुप बोला जाता है, ना बाइनरी ऑपरेशन को ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप बोला जाता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को। ग्रुप किसको बोला जाता है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को। यानी कि इसको, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मेरी ग्रुप कहलाएगी यदि ये तीन एक्सिम्स को, तीन प्रतिबंधों को क्या करती है? संतुष्ट। तीन प्रतिबंधों को अगर ये संतुष्ट करेगी तब तो ये मेरी ग्रुप कहलाएगी, अदरवाइज ये ग्रुप नहीं कहलाएगी। और वो तीन एक्सिम्स कौन कौन से हैं? पहला एक्सिम्स है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यानी कि साहचर्यता। दूसरा मेरा एक्सिम्स है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व। और तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, यानी कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मेरी इन तीनों प्रॉपर्टी को या तीनों एक्सिम्स को, इनको एक्सिम्स बोलते हैं ना, प्रतिबंध। अगर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मेरी इन तीनों एक्सिम्स को संतुष्ट करेगी या फॉलो करेगी तब तो ये ग्रुप कहलाएगी, अदरवाइज ये ग्रुप नहीं कहलाएगी। अब बात आती है कि इन तीनों का मतलब क्या है फिर। तो एक बार हम शुरू से देख लेते हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है, एक बाइनरी ऑपरेशन लेना है, इन दोनों को पकड़ के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनानी है। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मेरी ग्रुप बनेगी। कब बनेगी? इन तीनों प्रॉपर्टी को क्या करेगी? फॉलो। अगर इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी तब तो ग्रुप बन जाएगी, और नहीं तो ग्रुप नहीं बनेगी। अब बात आती है कि एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या है। इन तीनों को और समझ लेते हैं, और फिर हमारे यहां पे किसकी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी? ग्रुप की। तो देखते हैं कि इनका मतलब क्या है, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस एलिमेंट्स और इनवर्स एलिमेंट। इसको मैं आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है।
द सेट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इज ए ग्रुप फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको एक एग्जांपल की समझने की कोशिश करते हैं कि एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है। तो इस एग्जांपल ने कहा है कि सबसे पहले आपको एक सेट लेना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक सेट, और वो सेट दिया हुआ है ये। तो इस सेट को मैंने बोल दिया जी। इस सेट को मैंने क्या बोल दिया? जी। 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये हमने एक ले लिया सेट, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। तो नॉन एम्प्टी क्या ले लिया? सेट। इसके अंदर एलिमेंट्स है ना, क्योंकि एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है? नॉन एम्प्टी है। फिर हमें चाहिए होता है एक स्टार। स्टार को क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। तो देखते हैं कि इसमें स्टार क्या है। बुक वाला कहता है कि आपको इसके अंदर जो ऑपरेशन लेना है वो मल्टीप्लीकेशन का लेना है। किसका लेना है? मल्टीप्लीकेशन का। किसका लेना है? मल्टीप्लीकेशन का। तो स्टार की जगह कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा? मल्टीप्लाई का। फिर बुक वाला चाहता है कि इसको प्रूफ करो क्या? ग्रुप। आप दिखाओ कि ये एक ग्रुप है या फिर नहीं है। तो ग्रुप है या नहीं है तो हमें क्या बनानी होगी? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इन दोनों को पकड़ते हुए क्या बनानी होगी? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये बना दी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो जी की जगह तो जी, और स्टार की जगह आप कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि इस बार उसने खुद ने कहा है कि स्टार की जगह कितना लो? मल्टीप्लाई। फिर वो हमसे चेक करवाना चाहता है कि ये जो आपने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाई है ना, क्या ये आपकी ग्रुप है क्या? क्या ये आपकी ग्रुप है क्या? तो मैंने कहा चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हमें वही 3 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। एक एक प्रॉपर्टी को चेक करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि चेक करके बताओ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है या नहीं करता, यानी कि ये साचार्यता के नियम को संतुष्ट करता है या फिर नहीं करता। तो एक एक प्रॉपर्टी को चेक करते हुए बताते हैं। तो साचार्यता का सबसे पहला नियम बोलता है कि आप सेट में से कोई भी 3 एलिमेंट लो। सेट में से कोई भी आपको क्या लेने हैं? 3 एलिमेंट। इस साइन को बोला जाता है फॉर ऑल, यानी कि समुच्चय के अंदर से आप कोई भी 3 अवयव ले लो। अगर 3 अवयव लेने के बाद वो इस प्रॉपर्टी को क्या करे? सेटिस्फाई करे। अगर 3 अवयव लेने के बाद वो इस प्रॉपर्टी को क्या करे? सेटिस्फाई करे, तब तो वो साचार्य नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। अदरवाइज वो एसोसिएटिविटी का पालन नहीं करेगा। तो चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो 3 एलिमेंट लेने थे, कोई भी 3 ले सकते हैं। अगर ओल लगा हुआ है तो कोई भी 3 ले लो। तो मैंने एक ले लिया, ए बराबर कितना? 1, बी बराबर कितना ले लिया? -1, और सी बराबर ले लिया आयोटा। कोई भी 3 ले सकते हो आप 4 में से। अब पहले इसको लेते हैं, ए, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी। तो देखते हैं ए की जगह कितना लिखें? 1, स्टार की जगह मल्टीप्लाई, बी की जगह -1 ब्रैकेट बंद, स्टार की जगह मल्टीप्लाई, और सी की जगह कितना? आयोटा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना आएगा? -1, और ये कितना आ जाएगा? आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस आयोटा। कितना आ रहा है? माइनस आयोटा। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, अलग से कैलकुलेट करना है। ए की जगह कितना लिखोगे? 1, स्टार की जगह मल्टीप्लाई, बी की जगह कितना? -1, स्टार की जगह मल्टीप्लाई, और सी की जगह आयोटा। तो 1 की जगह तो 1 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस आयोटा। मतलब हमारी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब हमारा ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम आ रहा है, तो मतलब ये हमारी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करती है किसको? एसोसिएटिविटी को। किसको सेटिस्फाई करती है? एसोसिएटिविटी को, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साचार्यता। लेकिन क्या एक को सेटिस्फाई करने से ग्रुप बन गया क्या? बिल्कुल नहीं। हमें अभी तो चेक करना होगा कि ये 2 प्रॉपर्टी को और सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर।
दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी बोलती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का ये डेफिनेशन, तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसका किसी भी दूसरे अवयव के साथ यदि ऑपरेशन लगाया जाता है तो वो सेम अवयव आ जाता है। आप ऐसे मान के चलो कि तत्समक अवयव जो वर्क करता है वो मिरर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? मिरर की तरह। जैसे मान लो हमारे सामने मिरर लगा दिया जाए तो उसके अंदर हमारी खुद की क्या दिखाई देती है? शक्ल दिखाई देती है। मतलब तत्समक अवयव से किसी एलिमेंट का ऑपरेशन लगाने पर वही सेम एलिमेंट का क्या होता है? रिपीटिशन होता है। तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है? तत्समक अवयव कहलाता है। और साथ ही वो तत्समक अवयव होना चाहिए किसके अंदर? उसी सेट के अंदर। यानी कि तत्समक अवयव आपको एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि मिलना चाहिए किसके अंदर? इसके अंदर, इन चारों में से। अब हमें चेक करना होगा कि इन चारों में से हमारा तत्समक अवयव क्या है। और तत्समक अवयव की डेफिनेशन बोलती है कि आपको ए का, आप कोई भी ए ले सकते हो, उसका किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाना है कि वापस से क्या आ जाए? ए। यानी कि इस ए का मैं किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाऊं कि मेरे को फिर से क्या मिले? ए। तो ये तत्समक की तरह, यहां पे जो अवयव आएगा वो कांच की तरह काम करेगा? नहीं करेगा, मिरर की तरह, क्योंकि फिर से हमें क्या दिखाई दे रहा है? ए। तो एक ऐसा अवयव जो मिरर की तरह क्या करे? वर्क करे, उस अवयव को क्या कहते हैं? तत्समक अवयव। और साथ ही साथ वो तत्समक अवयव भी सेट के अंदर होना चाहिए। तो पहली बात तो तत्समक अवयव को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल ई से। अब हमें इन चारों में एक ऐसा अवयव देखना होगा जो किसकी तरह काम करे? ई की तरह। तो चेक करते हैं। एक एक अवयव लेते हुए चेक करते हैं। इस वन को मैं स्टार की जगह मल्टीप्लाई आएगा, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे फिर से वन मिले? इस माइनस वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे फिर से कितना मिले? माइनस वन। इस आयोटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को फिर से क्या मिले? आयोटा। और इस माइनस आयोटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को फिर से क्या मिले? माइनस आयोटा। तो यहां पे जो अवयव भरा जाएगा वो अवयव कहलाएगा तत्समक अवयव। क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सबको ही पता है कि वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? वन से। माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? वन से। आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? वन से। माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? वन से। तो यहां पे जो हमारे ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वन। तो वन तो बन गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब लेकिन मजे की बात ये है, क्या ये वन इस सेट जी के अंदर है या नहीं है? तो देखो ध्यान से, वन बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर? जी के अंदर। तो ये रहा वन। अगर वन इसके अंदर नहीं होता तो फिर ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो बन जाता, परंतु ये ग्रुप नहीं बन पाता। क्या नहीं बन पाता? ग्रुप। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, और वो कितना है? वन। और साथ ही साथ वो आइडेंटिटी एलिमेंट है भी किसके अंदर? सेट के अंदर। किसके अंदर है? सेट के अंदर। तो इस प्रकार से एग्जिस्टेंस मिल गया किसका? आइडेंटिटी एलिमेंट का। और ये दूसरा एग्जिम्स भी क्या हो गया? संतुष्ट। या दूसरा एग्जिम्स भी क्या हो गया? सेटिस्फाई। क्या अभी ग्रुप बन गया क्या? बिल्कुल नहीं। ग्रुप बनने के लिए तो कितनी चाहिए? तीन। एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। अब बच गया इनवर्स एलिमेंट। अब देखते हैं कि इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। थर्ड बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व की डेफिनेशन होती है, ए ऑपरेशन लगाओ किसी ऐसे एलिमेंट के साथ
ऑपरेशन लगाओ किसी ऐसे एलिमेंट के साथ, आपको मिले आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का मैं किसी ऐसे एलिमेंट के साथ क्या लगाऊं? ऑपरेशन लगाऊं कि मेरे को कितना मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पे जो एलिमेंट आता है ना, वो एलिमेंट क्या कहलाता है? इनवर्स एलिमेंट। क्या कहलाता है? और उस इनवर्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए इनवर्स से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए इनवर्स से। तो चेक करते हैं कि कैसे होता है, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया 1 और इस स्टार की जगह कितना आएगा? मल्टीप्लाई। तो इसको मैं किससे गुणा करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को फिर से कितना मिले? ई मिले। क्या मिले? ई। और ई की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी? 1। कितनी आ रही थी? 1। अगला देखते हैं, इस -1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को कितना मिले? 1 मिले, क्योंकि हमारा ई तो कितना है? 1 है। इस आयोटा को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को कितना मिले? 1 मिले। कितना मिले? 1 मिले। इस माइनस आयोटा को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को फिर से क्या मिले? कितना मिले? 1। तो यहां पे जो एलिमेंट भरे जाएंगे वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? इनवर्स एलिमेंट। और खास बात तो यह है कि वो इनवर्स एलिमेंट मिलने भी चाहिए किसके अंदर? सेट के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। किसके अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए? सेट के अंदर। अगर सेट के अंदर ही नहीं है तो फिर तो वो ग्रुप बन ही नहीं सकता। इनवर्स एलिमेंट मिलते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलने भी किसके अंदर चाहिए? सेट के अंदर। अब देखते हैं सेट के अंदर मिलते हैं नहीं मिलते। इस 1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? तो सिंपल सी बात है, कितने से मल्टीप्लाई करूं? 1 से। तो कितना आ जाएगा? 1। इस -1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाए? -1 से। तो कितना आ जाएगा? 1। इस आयोटा को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं आयोटा क्यूब से। कितने से मल्टीप्लाई करता हूं? आयोटा क्यूब से। क्योंकि अगर मैं आयोटा को मल्टीप्लाई करता हूं आयोटा क्यूब से तो कितना आता है? आयोटा की पावर 4। कितना आता है? आयोटा की पावर 4। और आयोटा की पावर 4 देखते हैं कितना होता है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। फिर से आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। और आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर से तो ये तो बनाएगा कितना? आयोटा की पावर 4। और -1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो कितना आएगा? 1। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आयोटा क्यूब से। आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई होकर आयोटा 4 बनाएगा और वो कितना आएगा? 1। इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आयोटा से। सिंपल आयोटा से। क्योंकि आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 और एक माइनस पहले से तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये तो आ गए हमारे इनवर्स एलिमेंट। अब हमें चेक करने पड़ेंगे कि ये इनवर्स एलिमेंट हमारे सेट के अंदर है भी या नहीं है। तो पहले तो देखते हैं 1। तो क्या 1 हमारे सेट के अंदर है क्या? बिल्कुल है। अब चेक करते हैं -1। क्या -1 हमारे सेट के अंदर है क्या? बिल्कुल है। अब चेक करते हैं आयोटा। क्या आयोटा हमारे सेट के अंदर है क्या? बिल्कुल है। लेकिन आयोटा क्यूब तो हमारे सेट के अंदर नहीं है, तो फिर ये इनवर्स एलिमेंट नहीं बन सकता। तो चेक करते हैं, क्या इस आयोटा क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की जगह तो आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस आयोटा। तो हमारा आयोटा क्यूब किसके इक्वल है? माइनस आयोटा के। किसके इक्वल है? माइनस आयोटा के। और क्या माइनस आयोटा हमारे सेट के अंदर है क्या? बिल्कुल है। तो ये चारों इनवर्स एलिमेंट, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं यहां पे? माइनस आयोटा। क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा। और ये चारों इनवर्स एलिमेंट हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं किसके अंदर? जी के अंदर। और जी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब हमारा तीसरा प्रतिबंध भी क्या हो रहा है? संतुष्ट। तो एक बात ध्यान रखना होती है, जो इनवर्स एलिमेंट होते हैं ना वो प्रत्येक एलिमेंट के अलग अलग होते हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट का एक होता है। क्या होता है? एक। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो पूरे सेट का हम क्या देख रहे हैं? एक ही है। 1 1 1 1 1 कॉमन होता है आइडेंटिटी एलिमेंट तो। और इनवर्स एलिमेंट प्रत्येक सेट का क्या होता है? अलग अलग। इनवर्स एलिमेंट प्रत्येक सेट का क्या होता है? अलग अलग। तो इसका मतलब ये तीसरी प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपकी क्या बन रही है? ग्रुप।
तो ये हमारी क्या थी, ग्रुप की डेफिनेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरी डेफिनेशन को। ये मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। ग्रुप की सिंपल सी डेफिनेशन है। ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि आप एक नॉन एम्प्टी क्या लें, सेट। आपको एक नॉन एम्प्टी लेना है सेट। आपको स्टार एक लेना है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है मैं आपको यह भी बता चुका हूं। इन दोनों को पकड़ के एक बनानी है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारी ग्रुप कहलाएगी। कब ग्रुप कहलाएगी, जब ये तीन प्रतिबंधों को क्या करेगी, संतुष्ट। तीन प्रतिबंधों में पहला प्रतिबंध है एसोसिएटिविटी, दूसरा प्रतिबंध है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन तीनों एक्सिम्स को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी या फॉलो करेगी, तब तो वो ग्रुप कहलाएगी, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार से आज की हमारी यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल समझेंगे, इस अलजेब्रा की बुक में दिए हुए सारी थ्योरम्स करेंगे। इस बुक में दी गई प्रत्येक थ्योरम समझने की वाली है, एक भी थ्योरम रटने वाली नहीं है। बस शर्त यह है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, आपको सेट, रिलेशन, फंक्शंस की डेफिनेशन पे आपकी क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी क्लासेस के लिए हमारे से जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।